दोस्तों नमस्कार। जयदीप पत्रिका में आपका स्वागत है। मैं दीपक कोहली। आज हमारे साथ जुड़े हैं रत्ना बापुली जी, जो लखनऊ से हैं और लंबे समय से हिंदी साहित्य से जुड़ी हैं और लिख रही हैं। मैम, आपका स्वागत है जयदीप पत्रिका के इस मंच पर। नमस्ते सबको, सुनने वाले को भी मेरा अभिवादन। जी मैम, हिंदी साहित्य को आप कैसे देखते हैं समाज की दृष्टि से? देखिए, मेरी मातृभाषा बंगाली है, जी। लेकिन मुझे हिंदी से इतना लगाव है कि मैं बचपन से ही हिंदी में ही लिखती हूँ, पढ़ती हूँ, बोलती हूँ, सब कुछ करती हूँ। जबकि क्या कहते हैं, मैं जब दूसरी जो हिंदी भाषी जो लोग हैं, उनको जब हम देखते हैं कि वो हिंदी गलत बोलते हैं, तो मुझे दुख लगता है कि इतने मैंने हिंदी भाषी होकर भी वो गलत कैसे हिंदी बोलते हैं। जबकि मैं तो बंगाली हूँ, मैं भी हिंदी में ये नहीं होता, हिंदी में सब अंतर हो जाता है। तो जरा लिंगों का फर्क तो पड़ता ही है, लेकिन फिर भी मुझे हिंदी में बहुत लगाव है। ओके। तो मैम मैम आपको हिंदी में रचनाएं लिखने का और कविताएं लिखने का कहाँ से आपको रुचि जगी कि आपको हिंदी में लिखना चाहिए? क्योंकि आप बंगाली भाषा बोलती हैं, लिखती हैं, बंगाली भाषा में आपकी पढ़ाई हुई होगी। देखिए, इस पर तो हम ये कहेंगे कि कुछ तो ऊपर वाले का ही आशीर्वाद रहता है इस जी। लेखन क्षेत्र में, क्योंकि हमारी कोई इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन जब मैं छोटी थी तो हमारे पिताजी शिक्षक मास्टर थे, तो गांव-गांव में मेरे हम ट्रांसफर होता था, तो गांव के लोगों के साथ ही खेलते थे, बोलते थे, हिंदी बोलते थे। लेकिन उस समय जब मेरे पिताजी शिक्षक मास्टर थे, तब मैं पढ़ ही रही थी, और हिंदी जब पढ़ रही थी, तो मेरी हिंदी की जो टीचर थी, विनोदिनी श्रीवास्तव, वो इतनी अच्छी टीचर थी कि उनके वजह से मुझे हिंदी पढ़ने की प्रेरणा हुई, और एक से एक किताबें उड़ाती थी। तो जब हम वहाँ पर गाँव में एमए करने के बाद हम गए, तो हमने कहा ये तो हम बोर हो रहे पिताजी, कुछ करिए। तो उन्होंने कहा अच्छा, वहाँ पर उस समय जो है वो लाइब्रेरी कैसा होता था, मूविंग लाइब्रेरी लाइब्रेरी होती थी। मतलब जी। ट्रेन में एक बोगी रहता था, वो लाइब्रेरी, उसमें किताबें रहती थी। तो हमने जी। जी। पिताजी जी। से कहा कि आप बोर हो रहे, आप क्या कहते हैं ट्रेन से ले आइए किताबें। तब उन्होंने मैथेसन गुप्त की साकेत, भारत भारती और इस सब बहुत सारी किताबें सब वो लाए थे। हाँ, और आकर के सब वही किताबें पढ़ पढ़ के हिंदी में मुझे इतना, हिंदी से मुझे इतना लगाव हो गया कि फिर हिंदी में ही मैं लिखने लगी। उसी समय से मैं लिखने लगी। जी। 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 मैम, थोड़ा हाँ, अपने बारे में बताइए कि आपने मतलब कैसे अपना जीवन की शुरुआत की, कैसे शिक्षा ग्रहण की, उसके बाद क्या क्या आपने जीवन में नौकरी की। हाँ, ये प्रश्न आपने अच्छा किया है। तो हम देखिए, हमारा जन्म जो है 48 में हुआ है, 48-49 में। जी। समझ लीजिए कि हमारी स्थिति अवस्था समझ ही रहे हैं। उस समय समझ लीजिए पढ़ाई का इतना लड़कियों पर जोर नहीं था। जी। लड़ाई मैंने, हमारे पिताजी ने तो कह ही दिया था कि कहाँ गांव-गांव में पढ़ाएंगे, ये करेंगे, वो कराएंगे, रहने दीजिए। लेकिन मेरी माँ थी कि नहीं, लड़कियों को पढ़ाना जरूरी है। और उन्होंने अपने हर तकलीफ सही, और पिताजी से भी वो लिया, लेकिन हमको उन्होंने हॉस्टल भेजा पढ़ने के लिए। और इसी तरह हमारी हॉस्टल में पढ़ाई होती थी। लेकिन जब छुट्टी होती थी, मैं गांव में आती थी, तो गांव की जो भाषा होती थी वो भी मैं सीख गई। इसीलिए एक तरह से कहिए तो वो गांव का जो जीवन था मेरे लिए गोल्डन पीरियड था। जबकि उस समय मैं सोचती थी क्या जी। गांव में ना कोई है, ना कोई सहेली है, ना कोई वो है, ना कोई मनोरंजन है। लेकिन अब मैं सोचती हूँ उस गांव का जीवन जो है मेरे लिए बहुत सुनहरा अवसर था, क्योंकि उस समय जो है हमको लिखने का मौका मिला। एक अच्छा गोल्डन टाइम मुझे मिला लिखने का। और जितनी मेरी रचनाएं हैं अभी तक, जो सबसे पहले जो छपी है, वो मेरे गांव जीवन की ही रचनाएं हैं। और वो ओके। रचनाएं अभी जो लोग देखते हैं कहते हैं कि ये रचनाएं से अलग तुम्हारा ये रचना बिल्कुल ही बहुत ही अच्छा है पहले के। क्योंकि उस समय मैं पढ़ती थी, मैं किशन गुप्त पढ़ती थी, जयशंकर प्रसाद पढ़ती थी, महादेवी वर्मा पढ़ती थी। इन लोग के रश्मि रसीवर पढ़ करके दिमाग में जो आता था उसी को लिखती थी। तो उस समय की रचना मेरी श्रेष्ठ रचना है। बल्कि इस समय तो मैं ऐसे ही लिख देती हूँ जो भाव आते हैं, लेकिन उस समय की रचना मेरी श्रेष्ठ रचना है, और वही मेरी अच्छी रचना है जैसे हम समझते हैं। जैसे मेरी एक किताब है, ये भाव के सप्तक, ये ओके। किताब मेरी उसी समय की है। और ओके। इसमें जितनी रचनाएं हैं एक से एक है। और वो तो लिखी रहती थी, लेकिन हम उस समय मैं जानती भी नहीं थी कि जी। जी। प्रकाशित भी करना रहता है,
कुछ करना भी रहता है। जी। जब मैं शहर आई तब पता चला, लेकिन उस समय हमारे साथ ये हुआ है कि मेरे हस्बैंड की बहुत जल्दी डेथ हो गई थी, ओके। जिसके कारण मुझे अकेले ही बच्चों को पालना पड़ा। तो उसके बाद फिर हमारे पास इतना टाइम ही नहीं था कि हम लेखन के क्षेत्र में आ जाए। तो जब मैं रिटायर्ड हुई 1916 में, तब जाकर के हमने ये क्या कहते हैं 2016? किताब छप 2016 में? हाँ, 2016 में। जी। 2016 में जब हम रिटायर्ड हुए, तब हमने ये किताब छपवाई। और इस लाइन में मैं आई, साहित्य क्षेत्र में। लिखती तो पहले से थी, लेकिन साहित्य क्षेत्र में मैं आई केवल 2016 के कहानी। लेकिन बहुत मतलब ये है कि हम मैं तो यही कहूंगी कि मेरी कहानी बहुत स्ट्रगल से रहा है, क्योंकि कि हम बचपन से ही क्या कहते हैं कि इधर उधर घूमना वो करना, फिर घर हॉस्टल में रहना, माँ से दूर रहना, अपने परिवार से दूर रहना। फिर उसके बाद धीरे धीरे होता है, जो स्ट्रगल होता है तो उसमें भगवान कुछ ना कुछ राह दिखाते हैं। मैं तो यही कहती हूँ कि भगवान ने मुझे राह दिखाए, और इसको ये जो मेरा भगवान का उपहार है, जो कि भगवान ने लेखन विद्या को मेरे साथ दिया, बस मैं यही कहूंगी। मैम, आपने इंदिरा गांधी जो देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी, उन्हें देखा है। हाँ, इसके अलावा हाँ, अभी तक कोई महिला प्रधानमंत्री नहीं बन पाई देश में। तमाम नहीं, प्रधानमंत्रियों को आपने देखा, राजनीति को आप हाँ, समझ रहे हैं, देख रहे हैं, और आप खुद एजुकेट हैं और सरकारी नौकरी भी आप कर चुके हैं। अभी आप हम्म, सेवानिवृत्त हो चुके हैं। तो इस अनुभव को थोड़ा सा बताइए कि क्या अनुभव रहा आपका, क्योंकि हाँ, जब देश आजाद हुआ तब आपका जन्म हुआ। मैं ये मानता हूं आप हम्म, असली भारत हो, क्योंकि अभी हम्म, जो हमारा देश की उम्र है स्वतंत्रता के बाद, वही उम्र पर आप भी हो। हम्म। आपने अच्छा प्रश्न किया है। इस प्रश्न का उत्तर देना मैं चाहती थी। देखिए, मैं ये कहूंगी कि जी। मैं भाग्यशाली हूँ कि मैंने ऐसे परिवार में जन्म लिया जहाँ पर कि बहुत बड़े बड़े स्वतंत्रता प्रेमी रहते थे। जी। मेरे दादू खुद एक स्वतंत्रता प्रेमी थे। और जी। ये मेरी किताब जो छपी है, क्रांति के दूत, जी। ये हमने अपने दादू के ऊपर ही लिखा है। उस जी। समय विस्मरण पांडे, मंजर अली सोख्ता, बड़े बड़े जो साहित्यकार थे वो हमारे घर आते थे। और जी। क्या कहते हैं, मीटिंग होती थी, बाकायदा मीटिंग होती थी। किसके लिए? देश को स्वाधीनता दिलाने के लिए। और उस मीटिंग में समझ लीजिए, हम लोग तो छोटे छोटे थे, हम लोग को मालूम नहीं था वो सब बात है। लेकिन बाद में जब बड़े हुए, जब मुझे ज्ञान हुआ, तब वो सारे सारे डॉक्यूमेंट जो थे मीटिंग का, जो कि मेरे भाइयों ने हमने सब संभाल के रखा था, उसके बाद उसको लेकर के हमने ये किताब छपाई थी, क्रांति के दूध। तो इसमें हमारी दादू आप की नाम बताएंगे अपने दादू का नाम? हाँ, मेरे दादू का नाम है नित्यानंद चटर्जी। ये देखिए किताब है, बीच में दादू का फोटो है, बाकी सब ये सब बड़े बड़े जो हैं उनके। मेरे ओके। घर में इंदिरा गांधी भी आई थी, लेकिन ओके। फिर चली भी गई थी। वो 56 बटा 293 इलाहाबाद में मेरा जन्म हुआ था। और जी। वहीं पर मेरे क्या कहते हैं मीटिंग होती थी। बस समझिए, घर तो बहुत बड़ा था। एक पहले जमाने में क्या होता था, महिलाओं का अलग होता था, पुरुषों का अलग होता था। जी। दो जी। हिस्सों में घर बटा था। तो जी। जहां पर पुरुष लोग का होता था, वहां पर मीटिंग होती थी। और जी। मैं तब बहुत छोटी थी, जी। लेकिन हमको क्या कहते हैं, इन लोग ले जाते थे। और हम मंजर अली सोख्ता जी थे, वो नमाज पढ़ते थे, उनको देख देख के हमने नमाज पढ़ना सीख लिया। तो उन लोग कहते थे, बेटी जब नमाज पढ़ के दिखाओ, और हम दिखाते थे। तो वो उतने पहले की बात है, लेकिन उनकी हंसी जो है अभी जी। तक मेरे कानों में गूंजती है। तो मैं अपने को सौभाग्यशाली समझती हूँ कि हम इस परिवार में हमने जन्म लिया है, बस और कुछ नहीं। सरकार चाहे इसका मुआवजा दे चाहे ना दे, वो सम्मान दे ना दे, लेकिन मुझे मालूम है कि हमारे क्या कहते हैं दादू ने क्या किया है, और हम लोगों ने क्या किया है। समझ लीजिए, मेरी दादी के पास सर से लेकर पांव तक पूरे गहने थे। सब इस स्वतंत्रता संग्राम उसमें उन्होंने बेच दिया। अगर कभी समय मिले, आपको कोई किताब दूंगी तो आप पढ़िएगा, तो जरूर देखिएगा, जरूर। इसमें सारे उन्होंने गहने बेच दिए अपने क्या कहते हैं इसके उसके लिए, उन्हें स्वाधीनता की लड़ाई के लिए। जी। जी। बस जयदीप ये है कि हम जयदीप लोग। जयदीप हाँ, पत्रिका आपके दादू को नमन करती है। उनके धन्यवाद। देश की आजादी में उनके धन्यवाद, बहुत सहयोग के बहुत। लिए। मैम, इसके धन्यवाद। इसके अलावा आप एक सिंगल मदर रही हैं। हाँ,
इस जीवन को आपने कैसा जिया और क्या क्या चुनौतियां आई आपके जीवन में, थोड़ा सा वो बताइए। क्योंकि हमारे समाज में जब एक अकेली महिला अपने परिवार को पालती है, यानी जो विधवा हो जाती है, तो उसके लिए बहुत सारी चुनौतियां बन जाती हैं। समाज ताने भी मारता है उसे और कई प्रकार की बातें सुनाता है। ये बाप ये प्रश्न भी आपका बहुत अच्छा है और हम झेल चुके हैं। जी बहुत पहले ही मेरी डेथ हो चुकी थी। मेरी छोटी लड़की तब उस समय तो शायद 1 साल की थी, जी उसको तो अपने पापा की शकल भी नहीं याद है। बड़ा जी। लड़का उस समय 5th में पढ़ता था। तो ओके। ख़ैर ये है कि उस समय तो ये है कि जब गवर्नमेंट सर्विस के बाद भी जो पत्नी को मिल जाता है तो मुझे सर्विस तो मिल गई थी। जी। पहले मैं स्कूल में सर्विस करती थी। ओके। उसके बाद फिर ऑफ़िस में हमको आना पड़ा। क्योंकि कहाँ सरकारी नौकरी है कि सरकारी नौकरी ज़्यादा अच्छी है, तुम सरकारी नौकरी में चले जाओ। अब ऑफ़िस का माहौल और कहाँ शिक्षिका का माहौल, जी कितना अंतर होता है। जी और जी जी। आप तो एकदम जानते ही हैं एकदम। कि माने मानसिकता कैसी रहती है, अब हम कहना नहीं चाहते, जी। पुरुषों की मानसिकता कैसी रहती है ऑफ़िस का नहीं नहीं जानते ही मैम, हैं। मैम बताइए, सबसे मैम मैम वो अनुभव बताइए। समाज की हकीकत आनी चाहिए सामने। मानसिकता ये थी कि हमको सब डाउन करना चाहते थे। किस तरह डाउन करना चाहते थे कि अपने माने मुट्ठी में लेना चाहते थे। लेकिन ये है भगवान का आशीर्वाद है कि हम उनके मुट्ठी में नहीं आए। हम क्या कहते हैं अपना काम करते थे, झाड़ के चले आते थे। यहाँ तक कि समझ लीजिए एक बार इन लोगों ने हम अपने मुट्ठी में करने के लिए आप जानते ही हैं जीपीएफ बुक, पासबुक, ये सब जो ऑफिशियली डॉक्यूमेंट है, जी वो उन्होंने छिपाकर दूसरी जगह रख लिया। और ये डाक टिकट जो होता है सरकारी, सब जी उठा छिपाकर उन्होंने रख लिया कि ये जब परेशान होंगे तो हम क्या कहते हैं कुछ ना कुछ कहेंगे। लेकिन समझ लीजिए उस दिन रात भर हम रोए हैं, भगवान से कहे भगवान तुमने जब ये किया तो ये कैसा मेरे साथ न्याय हो रहा है? क्या आज हमको नौकरी छोड़नी पड़ेगी या तो नौकरी से इस्तीफा देना पड़ेगा? मेरे 2-2 छोटे बच्चे हैं। समझ लीजिए कहीं न कहीं भगवान तो है ही है। तो जी। फिर उस दिन उसके दूसरे दिन मेरे साहब ने मुझे बुलाया और कहा बापूली देखो तुम्हारे ये डाक टिकट और ये सब ये सर्विस वगैरह मेरे ये उसमें पड़ी हुई हैं, मेरे क्या कहते हैं ड्रॉयर में पड़ी हुई हैं। फिर उन्होंने दिया। तो अब देखिए इसको क्या कहेंगे हम कि परेशान करने की एक लोगों की एक नीयत थी, किसी न किसी तरह परेशान करें इनको, क्योंकि हम ज़्यादा वो नहीं करते थे, हम काम किया चले आते थे। बस यही है और क्या दूसरों को क्या कहें, दूसरों को बुरा कहना भी अच्छा नहीं लगता है, परिस्थिति बस आदमी को सिखा देती है मजबूत बनाना बस। हमको मजबूत बनाना सिखा दिया और हम क्या कहते हैं उस समय पैसे की इतनी दिक्कत थी कि मैं ऑफिस भी करती थी, ट्यूशन भी करती थी, कोचिंग भी पढ़ाती थी, सब कुछ करती थी। लेकिन बस ये है कि भगवान ने हमें एमए बीएड करा दिया था तो हमारे मतलब ये है पढ़ाई में कभी कोई माने ट्यूशन मिलने में हमें कभी कोई कमी नहीं हुई। भगवान के दया से जो हमारे बच्चे थे जिनको हमने ट्यूशन पढ़ाया उन लोग सब आज अच्छे-अच्छे पोस्ट पर हैं और उन लोग अच्छे-अच्छे नंबर भी मिलते थे। तो इसीलिए जहाँ भी हमने पढ़ाया सबने मुझे सम्मान दिया है। बस इतना ही कहना है कि भगवान रास्ता दिखाते हैं, खुद बढ़े चलो भगवान स्वयं रास्ता दिखाएँगे। मैम, मैम अगला मेरा सवाल है, वर्तमान में आप साहित्य या हिंदी साहित्य की स्थिति को आप कैसे देखते हैं, जिस प्रकार से आजकल के युवा साहित्य से दूर होते जा रहे हैं, एक सोशल मीडिया के हाँ। दुनिया में खोते जा रहे हैं। हुँ। देखिए, ये प्रश्न भी आपका बहुत ही अच्छा है और इस प्रश्न पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमने तो महर्षि सेनगुप्त वगैरह ये सब को पढ़ा है। उन लोग का साहित्य सच में ये तो भगवान का ही देन है समझ लीजिए। तो ये भगवान का ही देन होता है जिन लोग उतने उत्कृष्ट साहित्य लिखते हैं। सोशल मीडिया में है, समझ लीजिए हम लोग साहित्य के नाम पर मज़ाक ही कर रहे हैं एक तरीके से। जी हम तो मैं ही समझती हूँ कि मुझे ज़्यादा साहित्य नहीं आती है। लेकिन चूँकि रुचि है, भगवान लिखाते हैं तो लिख लेते हैं। लेकिन फिर भी लिखने का मन करता है। अच्छी-अच्छी माने उन लोग की तरह अच्छे-अच्छे लिखने का मन करता है। लेकिन मन करने से तो नहीं होता, उसके लिए स्टडी करनी पड़ती है, अनुभव करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। इतना टाइम ही नहीं मिलता है कि पढ़ें, ये अध्ययन करें, क्योंकि जितना जिस लाइन में आप हो, उस लाइन में जब तक ज़्यादा मेहनत नहीं करोगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसीलिए मैं तो यही कहूँगी कि आजकल के साहित्य हम ये नहीं कहते कि आजकल के साहित्य बुरा है या आजकल के साहित्य पहले के जैसा नहीं है। देखिए आजकल के साहित्य में क्या है, 2 भाग हो गए हैं।
एक तो वो भाग हो गए हैं जो कि केवल अपना नाम कमाना चाहते हैं, पैसे के जोर पर अपने इस मीडिया में आकर के अपने को बहुत ज्यादा साबित करना चाहते हैं। और जी एक है जो कि सचमुच साहित्यकार है, लेकिन वो जो है मीडिया से दूर है और अपने में ही वो क्या कहते हैं मस्त है। ये दो टाइप के लोग हैं। अब जैसा भी आप समझ ही लीजिए कि जी आप जी। तो खुद ही आप ऐसे साहित्यकार जानते हैं। मैम, आपको जयदीप पत्रिका के बारे में कैसे पता चला, और अभी तक का अनुभव आपका कैसा रहा? थोड़ा सा इस पर भी प्रकाश डालिए, और हमें क्या सुधार करने चाहिए। हाँ, सुनिए, मैं यदि पत्रिका को बहुत ही रिस्पेक्ट की दृष्टि से देखती हूँ। क्यों? क्योंकि हमारे पास उस समय छोटी मोबाइल थी। एक ये 1918 की बात है। 2018। 1918 उन्नीस 2018। 2018, हाँ 2018 की बात है। मेरे जन्मदिन पर मेरे लड़के ने ये ऑनलाइन फोन दिया, और जब फोन दिया तब हम इसमें सारे पटल हमने देखा कि ये है वो है। उस समय ही मेरी जयदीप पत्रिका से हमारे परिचय हुए थे, इस जी माध्यम से ही, माने सोशल मीडिया के माध्यम से। और जी। तब से हमारी सबसे पहली कविता जयदीप पत्रिका में छपी थी, आनंद की परिभाषा। पता नहीं जी, आपको याद है कि नहीं। याद है आज से मैम, याद चार है। पांच साल पहले की है आनंद की परिभाषा, वो छपी थी। और उसमें कुछ उन्होंने पैसा नहीं लिया, कुछ नहीं लिया। बाकी तो ऐसे जितने भी यहाँ पर पटल है सब, उससे कुछ उन लोग राशि लेते हैं, धनराशि लेते हैं। जी साझा कॉन्फ्रेंस छापते हैं, उसमें भी धनराशि लेते हैं। लेकिन आपकी पत्रिका जो है ऐसी है जो कि कभी कोई धनराशि की जरूरत नहीं पड़ती है, और जो अच्छी होती है उसके रिस्पेक्ट करते हैं। इसीलिए मुझे आपके जयदीप पत्रिका जो है मुझे बहुत अच्छी लगी, और मैं अभी भी जुड़ी हुई हूँ, और भगवान से ही दुआ करती हूँ कि आप लोग खूब उन्नति करें और आपका खूब नाम रोशन हो। मैम, धन्यवाद। मैम, इसके अलावा मेरा एक और सवाल है। भारत में महिलाओं की स्थिति को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि आपने समय को बदलते हुए देखा है, टेलीविजन की दुनिया को देखा है, और अब सोशल मीडिया की दुनिया आ चुकी है। देखिए, जहां तक महिलाओं का वो है, महिलाओं महिलाओं का जो है, पहले तो महिलाएं जो हैं, जैसे हम लोग के जमाने में कहा जाता था, अन्यथा कोई न ले, कोई महिलाएं अन्यथा न ले, कि बड़ों की सेवा करो। हाँ, बड़ों का आदर सत्कार करो, भला करोगे तो भला होगा। हाँ, आजकल की महिलाएं बिल्कुल ही समझ लीजिए पुराने जमाने की खोखलो रिवाजों को, या खोखले क्या कहते हैं संस्कारों को, वो छोड़ चुकी हैं। हम्म। आजकल की महिलाएं ज्यादातर अपने में ही सीमित हैं और अपनी ही खुशी देखती हैं। तो खैर, ये तो जैसे जैसे देखिए, हम तो यही जानते हैं उन्नति जैसे जैसे होगी, तो हम्म। कुछ पिछड़ा तो छूटता ही जाता है। तो हम्म। पिछड़ा छूट गया, कोई कोई बात नहीं। जी लेकिन दुख तब लगता है कि हम महिलाओं से ही कहने वाले हैं कि अपने क्या कहते हैं उड़ो, लेकिन जमीन से अपने जुड़े रहो। जमीन से जुड़ना जरूरी है, क्योंकि आप ही लोग पर पूरा देश निर्भर करता है। आधी आबादी जो है महिलाओं की देश के देश पर ही निर्भर है, क्योंकि जी। वो एक माँ है। और एक माँ जो है सारे क्या कहते हैं युगों को बदल सकती है, जबकि एक पुरुष नहीं बदल सकता। उनको तो पुरुष को तो कमाना ही है, लेकिन जो महिलाएं होती हैं उनको अपने बच्चों को संस्कार देना, बच्चों को शिक्षा देना, सब कुछ करना पड़ता है। इसलिए महिलाएं जो हैं ज्यादा जिम्मेदारी लेती हैं। इसलिए महिलाओं को हम ये कहते हैं कि मानते हैं कि क्या कहते हैं तुम लोग को अपनी इच्छाएं हैं, अपनी आशंकाएं हैं, अपनी कल्पनाएं हैं। हमारी भी इच्छाएं थी, हम भी बहुत पहले पूरा कर सकते थे, लेकिन हमने ड्यूटी को पहले देखा। सबसे पहले हमने बच्चों को मालिश वो किया। जब बच्चे बड़े हो गए, बच्चों की जिम्मेदारी खत्म हो गई, तब मैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए इस लाइन में आई हूँ। बस यही मैं कहना चाहती हूँ महिलाओं से कि सब कुछ ठीक है, तुम्हारे क्या कहते हैं आकांक्षा अभिलाषा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन उसको पूरा करने के लिए अपने परिवार पर इन वो माने परिवार को निगलेक्ट मत करो। परिवार पर ही ध्यान दो जरा सा, क्योंकि पहला कर्तव्य नारियों का परिवार ही है। मैम, बस इसके इतना ही कहते हैं पहला। इसके अलावा अगर आप अपनी कोई रचना सुनाना चाहते हैं, 4 पंक्तियां, तो आप सुना सकते हैं। उसके बाद हम इस संवाद हाँ को ठीक है। विराम की ओर लेके जाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो जल्दी पत्रिका के लिए हमने जो लिखा था, जी और वो ये है कि जैसे यदि पत्रिका से मुझे क्या लगा हो गया, तब हमने लिखा था कि जी यदि की दुनिया कैसी है ना, इसी हिसाब से हमने लिखा था। हाँ, जी मैम, इरशाद है। मैं सुनाऊं? जी जी मैम, इरशाद।
देख तेरे कवियों की हालत क्या हो गई भगवान, कितना दुखी है ये इंसान, कितना दुखी है ये इंसान। भाव न बदला, ताव न बदला, ना बदला अभिमान, इनका बदल गया अभिधान, इनका बदल गया अभिधान। उल्लू है लक्ष्मी का वाहन, बांट रहा अज्ञानी को धन। उल्लू है लक्ष्मी का वाहन, बांट रहा अज्ञानी को धन। हंस के बदले क्यों हो रहे गरीबी से हकलान, कितना दुखी है ये इंसान, कितना दुखी है ये इंसान। देख तेरे कवियों की हाल क्या हो गई भगवान, कितना दुखी है ये इंसान, कितना दुखी है ये इंसान। बहुत बहुत बड़ी कविता शानदार, है, लेकिन हमने इसे बहुत शानदार मैम, बहुत शानदार। कवियों की जो हालत है, जी विशेषकर हम लोग जैसे, जी तो उसी हालत पर हमने ये लिखा था। जी मैम, मैम बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं युवाओं के लिए, हम्म। महिलाओं के लिए और देश के लिए, जिससे समाज में एक परिवर्तन आए, तो आप कह सकते हैं बतौर साहित्यकार। अपने अपने हिसाब से सब अच्छे हैं, जी इसीलिए युवाओं को हमें यही कहना है कि जो लोग कर रहे हैं ठीक है। बस ये है कि सबसे ज्यादा बड़ी बात है अपने देश को प्यार करना। अपने देश को प्यार करो, वही भगवान का प्यार है, वही सब कुछ प्यार है। कर्म, जैसे गीता में लिखा है, कर्म ही सबसे कुछ है। मैं भी युवाओं से यही कहती हूँ, कर्म ईमानदारी से करो, भगवान सब कुछ आगे करेंगे और कभी भी उन्नति नहीं होगा। समझ लीजिए, हम अपने जीवन से कहते हैं कि मेरे पास एक घर भी नहीं था, किस तरह से किराए के मकान में रहती थी, और किस तरह से हमने झेला है। अब तो भगवान के दया से हमने चूंकि झेला है, तो अब तो अपने अपना मकान भी हो गया, सब कुछ हो गया है। तो ये तो वक्त बदल देता है सबको। आप लोग भी बदलेंगे, लेकिन कठिनाइयों से घबराइए नहीं। हम युवा से ही करें, कठिनाइयों से घबराइए नहीं। कठिनाइयों को अपने ईमानदारी से निभाइए, कुछ न कुछ जरूर आगे बढ़ेंगे आप। तो हिंदी भाषा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि अभी तक हिंदी भाषा को एक राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं मिल पाया है और अभी विरोध भी चलता है भाषाओं को लेकर देश में। देखिए, ये विरोध तो चलेगा ही। ये विरोध जो है, जैसे कहते हैं नासूर है ना, हम्म। नासूर तो कभी खत्म नहीं होती। तो ये भाषा का जो है, ये तो विरोध चलेगा, क्योंकि हमारा देश जो है केवल एक भाषा का तो नहीं है। जी इतने सारे यहाँ पर राज्य हैं, सब राज्य में अलग अलग भाषाएं हैं। जी बंगाली, पंजाबी, मराठी, और सब अपने अपने वर्चस्व चाहते हैं। तो जी जहां पर वर्चस्व की लड़ाई होगी, वहां पर हिंदी को कैसे स्थापित किया जाएगा, जरा आप सोचिए। जी लेकिन जी ये है कि कुछ लोग जो कि हिंदी की भाषी नहीं है, लेकिन उन लोगों ने भी इस हिंदी को अच्छा कहा है, हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए आगे प्रयत्न किया है। यही बहुत बड़ी बात है, और यही हिंदी की गरिमा समझ लीजिए कि आ हिंदी भाषी लोग भी, जैसे मैं ही हूँ, जी बंगाली हूँ, जी लेकिन हिंदी से प्यार करती हूँ। आ हिंदी भाषी लोग जब हिंदी को प्यार करते हैं, तो यही से हिंदी की सबसे उच्च शिखर हो गया। चाहे कोई सरकारी तरफ से हो चाहे ना हो, हिंदी हिंदी अपने में ही उत्कृष्ट है। वाह, मैं तो यही कहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। ठीक है, धन्यवाद। बाकी तो सरकारी जो काम है, वो तो सरकार लोग धीरे धीरे करती रहेगी। उससे क्या मैं मतलब है, बताइए। जी मैम, ओके मैम, थैंक यू मैम। दीपक जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरा इंटरव्यू लिया और हमको अब समझा इस इंटरव्यू लेने के लिए। कभी लखनऊ आना हुआ तो आइएगा जरूर हमारे जरूर, घर जरूर। जरूर मैम, जरूर जरूर। ठीक है।